अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मौजू पर बात करेंगे। हम मिलकर अद्वियात की नामज़दगी को तफसील से समझते हैं, यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स। जब हम किसी दवाई के बारे में बात करते हैं तो अक्सर उसके कई नाम होते हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन नामों का क्या मतलब है और ये क्यों मुख्तलिफ होते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जामिया सईदा खातून जन्नत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दें। और अगर आप डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी या किसी भी पैरामेडिकल कोर्स के नोट्स बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक मिसाल से समझते हैं। जैसे कि एक इंसान का एक पूरा नाम होता है, रस्मी नाम होता है, ठीक है, और एक मुख्तसर नाम होता है जो उसके दोस्तों ने रखा होता है, और एक नाम होता है उसका अपना कारोबारी नाम होता है, ठीक हो गया। इसी तरह हर दवाई के भी कई नाम होते हैं ताकि उसे मुख्तलिफ मकासद के लिए पहचाना जा सके। ये तीन नाम हैं: कीमियाई नाम, सरकारी या मंजूरशुदा नाम और तजारती या ब्रांड नाम। केमिकल नेम, गवर्नमेंट नेम और ब्रांड नेम, ठीक हो गया। तो अद्वियात की नामज़दगी यानी कि नोमेनक्लेचर को समझना मरीज़ों की हिफाजत और देखभाल के लिए इंतहाई ज़रूरी है ताकि किसी भी किस्म की उलझन और गलतफहमी ना हो, ठीक है। तो जब एक ही दवा को मुख्तलिफ़ कंपनियां मुख्तलिफ़ नामों से बेचती हैं तो ये एक दवा देने वाले या फार्मासिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए बैनुल-अक़वामी और सरकारी इदारों ने हर दवाई के लिए एक मंजूर शुदा और ऑफिशियल नाम मुकर्रर किया है। तो अब देखते हैं कि इस किताब में क्या मालूमात लिखी हुई है। जी, तो अब हम किताब में दी गई मालूमात को पढ़ते हैं और उसको तफसील से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिखा हुआ है, आ ड्रग में हैव मोर देन वन नेम। एक्चुअली मोस्ट ड्रग्स हैव एट लीस्ट 3 नेम्स। एक दवा का एक से ज़्यादा नाम हो सकता है और दरअसल ज़्यादातर अद्वियात के कम अज़ कम 3 नाम होते हैं, ठीक हो गया। ये तीनों नाम दवाई को मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान करते हैं ताकि इसे कीमियाई तौर पर भी, तबी तौर पर भी और तजारती तौर पर भी पहचाना जा सके। ये दवाई की साख्त यानी कि स्ट्रक्चर, उसके यूजेस और मार्केटिंग के लिए मुख्तलिफ़ काम करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल नेम, ठीक है। केमिकल नेम दिस इंडिकेट्स द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पहला नाम कीमियाई नाम है जो इसके मॉलिक्यूलर साख्त, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जाहिर करता है। ये नाम कीमियादानों के लिए इसकी पूरी बनावट को बताता है। ये नाम साइंस की ज़ुबान में इसका मुकम्मल तारुफ है। मैनी ऑफ दिस नेम्स आर कॉम्प्लेक्स। इनमें से बहुत से नाम पेचीदा होते हैं। इसकी वजह यह है कि ये दवाई की हर तफसील को बयान करते हैं, से जुड़े हुए हैं। आमतौर पर डॉक्टर्स या मरीज़ इस नाम का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये याद रखना और बोलना मुश्किल होता है, ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है, दिस नेम डिस्क्राइब द कंपाउंड फॉर केमिस्ट्स। ये नाम कीमियाई दानों के लिए कंपाउंड्स को बयान करता है। जैसे एक अमार के लिए गढ़ का पूरा ब्लूप्रिंट होता है, तो इसी तरह ये नाम एक कीमिया दान के लिए दवा की पूरी कीमियाई तरकीब है। अगला लिखा हुआ है, ऑफिशियल या अप्रूव्ड नेम। ऑफिशियल या अप्रूव्ड नेम क्या होता है? ऑफिशियल अप्रूव्ड नेम, इट इज़ यूजुअली द अब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ द केमिकल नेम। दूसरा नाम सरकारी या मंजूरशुदा नाम होता है। ये आम तौर पर कीमियाई नाम का मुख्तसर रूप होता है। ये एक ऐसा नाम होता है जो आलमी या कौमी सेहत के इदारों की तरफ से मंजूर शुदा होता है, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। और इसे साइंसी और तबी दुनिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। आगे लिखा हुआ है, दिस नेम इज़ यूज इन फार्माकोपिया एंड चूजन बाय ऑफिशियल बॉडीज़। ये नाम फार्माकोपिया में इस्तेमाल होता है और इसे सरकारी इदारे चुनते हैं, ठीक हो गया। फार्माकोपिया एक सरकारी किताब है जिसमें अद्वियात की तैयारी, मयार और जांच के बारे में तमाम तफसीलात दर्ज होती हैं। तो ये नाम उसी किताब में दर्ज होता है। जैसे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया को हम BP कहते हैं और यूनानी स्टेटस फार्माकोपिया को USP कहते हैं। जी, तो जो थर्ड वन तो इसकी टाइप है वो है ब्रांड नेम, ठीक हो गया। तो ब्रांड नेम लिखा हुआ है, दिस इज़ द नेम गिवन बाय द कंपनी विच मार्केट्स द ड्रग्स।
तीसरा नाम तजारती नाम है, जिसे ब्रांड नेम या प्रॉपर्टी नाम भी कहा जाता है। ये वो नाम है जो वो कंपनी देती है जो दवा को मार्केट करती है, यानी कि जो बनाती है। ये नाम कंपनी की पहचान बन जाता है और इससे फ़रोग़ देने में मदद देता है। इट इज़ कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ आ फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की तजारती मालिकियत होता है। इसका मतलब ये है कि ये नाम सिर्फ वही कंपनी इस्तेमाल कर सकती है और कोई दूसरी कंपनी से इस्तेमाल नहीं कर सकती। It indicates a particular formulation of a particular substances by a particular manufacturer। ये किसी एक ख़ास कंपनी की तरफ से तैयार करदा होता है, एक ख़ास दवा की एक मखसूस फार्मुलेशन को ज़ाहिर करता है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर पैरासीटामोल बनाने वाली एक कंपनी है, इसका नाम पैनाडोल रख सकती है, जबकि दूसरी कंपनी इसी कालपोल के नाम से फ़रोख्त कर सकती है। ठीक हो गया। दवा का एक ही होती है लेकिन इसकी पैकिंग, फार्मुलेशन और ब्रांड का नाम मुख्तलिफ होता है। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे लिखा हुआ है सिंसर। सीरियल कंपनीज मार्केट द सेम ड्रग अंडर डिफरेंट प्रॉपर्टीज नेम्स अनसेसरी कंफ्यूजन में अराइज। चूँकि कई कंपनियां एक ही दवा को मुख्तलिफ तजारती नामों के तहत फ़रोख्त करती हैं, सेल करती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उलझन पैदा हो सकती है, बल्कि हो रही है उलझन पैदा स्टूडेंट्स में और जो भी फार्मासिस्ट हैं। तो इसी वजह से दवा देते वक्त ये समझना ज़रूरी होता है कि एक ही दवा के मुख्तलिफ ब्रांड्स हो सकते हैं। ठीक है। Whenever possible, drugs should be prescribed by their approved names। जब भी मुमकिन हो अद्वियात को इनके मंजूर शुदा नामों से तजवीज़ करना चाहिए। ये एक आलमी असूल है ताकि मरीज़ों के लिए सही दवा का इंतखाब यकीनी बनाया जा सके और किसी भी किस्म की उलझन से बचा जा सके। यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ड्रग की जिसका केमिकल नेम है एसिटाइल पी अम्यूनोफिनॉल। ठीक है। उसका सरकारी नाम है पैरासीटामोल। जब इसको हम सेल करते हैं तो हम इसको पैनाडोल में भी हमें ये मिलती है, कालपोल में भी मिलती है, फेब्रोल में भी मिलती है और डिफरेंट हमें इसके नाम पता चलते हैं। तो ये तीनों नाम एक ही दवा की बात करते हैं। ठीक है। यानी कि एक दवा के ये मुख्तलिफ नाम है और इसको हम मुख्तलिफ स्टैंडर्ड से ज़ाहिर करते हैं। तो अब हमने देखा है कि अद्वियात के 3 बुनियादी नाम होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैं इस टॉपिक में नोमेनक्लेचर में क्या बात है वो आपको बताना चाह रहा है। तो ये आपके रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत हेल्प देगा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हुआ या कोई बात आपको डिस्टर्ब कर रही हो तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं ज़रूर आपको इसका आंसर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।